तो सर्वाइवर इंडिया में स्वागत है आपका। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, जब साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था, तब दोस्तों इसका विरोध जम के हुआ था और इसकी तैयारी हमने पहले से की थी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि पहले हम ये साइमन कमीशन 1928 पढ़ेंगे और 1928 से 1946 तक की सारी चीज़ें डेट बाय पॉइंट बाय हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत ही रिसर्च से, बहुत ही बुकों से छांट के और बहुत ही एग्ज़ाम पेपर देख के बनाया है, जिससे कि आपको इससे बाहर कभी पढ़ना ही नहीं पड़े। अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी गारंटी है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बनेगा। इसको शार्पली सुनिएगा और फोकस से सुनिएगा। एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन है। 4-5 स्लाइड पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसमें कि साइमन कमीशन की थोड़ी डिटेल होगी, जिससे आपको समझ पैदा हो इसके बारे में। क्योंकि होता क्या है, हम स्टैटिक्स टाइप पढ़ लेते हैं, फिर माइंड में क्लिक नहीं करता एग्ज़ाम टाइम। यदि हम इसकी कंडीशन को समझें कि कब क्या हुआ था, ऐसा कहानी ऐसे, तो हमें ये एग्ज़ाम में ज़रूर याद आएगा, फिर इससे रिलेटेड डेट याद आएंगे दोस्तों। इसके बाद हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे, इसी में करप्शन मिशन भी पढ़ा दूंगा आपको इसी वीडियो में। फिर कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे संविधान में कि संविधान को हमने कैसे बनाया, क्या कंडीशन थी, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा लगा। फिर हम उसके बाद हम आएंगे शेड्यूल, भाग और पार्ट में। हम एक एक चीज़ को ऐसे पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, मेरा वादा है आपको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से और ये क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, बिलीव कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे दोस्तों, और सातों के सातों सदस्य जो थे ब्रिटेन संसद से मनोनीत सदस्य थे। इसी वजह से इसको श्वेत कमीशन कहा गया दोस्तों। और साइमन कमीशन की घोषणा दोस्तों 8 नवंबर 1927 को हो गई थी। और इसका विरोध भी इसलिए हुआ कि जिसके बारे में आप निर्णय लेने आए हो, उन्हीं में से किसी एक को भी आपने नहीं चुना, वो ही नहीं है आपके इसमें, तो दैट्स वाई इसमें पार्शियलिटी हुई थी। चलिए, 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को ना नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय किया। देखिए दोस्तों, वो आते बाद में, पहले हम निर्णय कर लेते कि हमें विरोध करना है। बहुत ही प्लानिंग के साथ काम होता था पहले। फिर 3 फरवरी 1928 को वो आए। जो फोटो मैंने आपको दिखाई, तो हम लोग पहुंच गए झंडे लेके, भाई गो बैक गो बैक। को मुंबई आयोग पहुंचा। उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन किया गया था। काले झंडों के साथ साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे दोस्तों। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। अब दोस्तों इसको सुनिएगा, मैं इस पर पेन नहीं चलाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाएगी। देखिए दोस्तों, इनमें पूरे में इन लोग क्या करेंगे कि प्रांत को ही पावर देने की बात करेंगे, क्योंकि अगर प्रांत में छोटी छोटी जगह प्रांत में पावर दे दी जाएंगी तो पावर आपस में टकराते हैं, तो उसमें फूट डालने में आसानी होगी। जैसे पहले हुआ था, हम टुकड़ों में बैठे तो हमको एक दूसरे से लड़ाया, बीच में खुद स्वामित्व ले लिया। तो यही इनकी भी कोशिश थी अभी भी, कि केंद्र को पावर ना देके प्रांतों से हम पूरी पावर दें और कमज़ोर कर दें हम इंडिया को फिर से। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी तक समय नहीं आया है। उनका ये कहना था भाई अभी समय नहीं आया, आप उसके लायक नहीं हो अभी। केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर, मतलब केंद्र में आ जाएंगे तो केंद्र कभी भी बनता है पावर तो उसके आसपास जैसे अभी है, सभी चीज़ें अपने आप संगठित हो जाती हैं। तो उस भावना को छोड़ दो बोल रहा है। तो संघी भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा चुने जाएं। दोस्तों एक वर्ड है, प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा चुने हैं, मतलब कि हम देश से नहीं चुनेंगे, हम छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे प्रांतों से चुनेंगे, उनको पावर देंगे। तो इस प्रकार हम कमज़ोर कर रहे हैं वो लोग देश को ना। समझिएगा, इनकी फिलोसफी क्रोनोलॉजी बोलते ना क्या है। भारत इसलिए भारतीयों ने इसकी निंदा की। किस लिए निंदा की, ये देखना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज का कहीं भी उल्लेख नहीं था, जिसको मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की थी, भैया हमको औपनिवेशिक राज्य स्वराज चाहिए है और हमको केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ नहीं दिया गया था दोस्तों। इसकी भी हमने मांग की थी, हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए है। प्रतिरक्षा
को भारतीयों के हाथों में नहीं सौंपा गया। अब हम जब खुद की रक्षा नहीं कर सकते, फोर्स हमारे हाथ में नहीं है, तो वो कभी भी लाठी पीटू मार दो, बात वही होती है। प्रांतों को भी स्वायत्तता देकर गवर्नर की विशेष शक्तियों द्वारा सीमित कर दिया गया। मतलब प्रांतों को दोस्तों जब भी स्वायत्तता देंगे, वही स्ट्रेटजी चल रही है, तो अपने आप केंद्र की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में साइमन आयोग विरोधी आंदोलन युगांतर घटना सिद्ध हुई। इसने जन आंदोलन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। मतलब दोस्तों कि इसी बोलते हैं ना, एक चिंगारी कब आग बन जाए इसका भरोसा नहीं है, तो वही बात हुई कि चिंगारी आग बन गई। अब देखिए, तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, जिसके प्रमुख कौन थे? तेज बहादुर। कभी क्वेश्चन आया लिबरल फेडरेशन के प्रमुख तेज बहादुर। और भारतीय औद्योगिक वाणिज्य कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। सभी ने मतलब इकट्ठा होकर इसका विरोध किया। दोस्तों, लखनऊ में खलीकुज्जमा, मद्रास में टी प्रकाशम, इनके नाम आप बहुत कम सुनते हैं, बट मैंने लिया है कि कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ने अनोखे अंदाज में आयोग का विरोध किया दोस्तों। और लखनऊ में आयोग के विरोध के समय जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को लाठियां खानी पड़ी थीं। दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा चैप्टर सेट की एक बात कहना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि कभी महात्मा गांधी, कभी जवाहरलाल नेहरू, तो कभी किसी को हम टारगेट करते हैं दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। जवाहरलाल नेहरू ने भी और महात्मा गांधी ने, सबने महात्मा गांधी तो पता नहीं कभी लाठियाँ खाई, लेकिन सहा बहुत कुछ है, सीधे गोली खा ली थी उनने। बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिली है, संविधान मिला है दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी दोस्तों। एनसीईआरटी में बहुत सारा भाग हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया से उठाया, और आज भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं हमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पन्ने पलटने पड़ते हैं एनसीईआरटी में। तो आप बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था दोस्तों, इज्जत कीजिए अपने पुरखों की, और हमेशा भरा गिलास देखने की कोशिश करिए, आधा खाली देखने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव। लाहौर में बीमारी की हालत में भी लाला लाजपत राय ने आयोग का विरोध करने वाली भीड़ का नेतृत्व किया था दोस्तों। बीमार थे लेकिन हटेंगे नहीं, देशभक्ति इतनी ज़्यादा थी। तभी पंजाब पुलिस के उप अधीक्षक सैंडर्स ने इतनी बर्बरता से उन्हें पीटा कि कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला हमारे क्रांतिकारियों ने लिया था। मैं आगे पढ़ाऊंगा। मरने के पूर्व लाला लाजपत राय ने क्या कहा था दोस्तों? उनका कथन ऐतिहासिक था, याद रखिएगा। मेरे ऊपर जो लाठियों का प्रहार किया गया है, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत सौ पेटी की आखिरी कील साबित होगा। और वही हुआ दोस्तों, एक चिंगारी आग बन गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से क्रोधित होकर चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके लिए उनको दोस्तों फांसी हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, हम बढ़ते जा रहे हैं डेट बाय डेट। आपको डेट अपने माइंड पे सिर्फ देखिए और सुनिए, 2-3 बार देखेंगे सुनेंगे याद हो जाएगा। रट्टा मार के कभी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, समझ के अगर पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम हॉल में कितने भी घबराए वो याद आ जाएगा। यदि रट्टा मार के पढ़ेंगे आप, तो वो ज़रूर ही कि आपके माइंड से निकल जाए। तो आप समझ के कहानी जैसे पढ़िए और आपको ऑटोमेटिकली सब याद आ जाएगा। 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत के दो बार यात्रा की। साइमन कमीशन ने कि भाई ऑब्जर्व करें क्या कैसा मूड है लोग का। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार किया गया। दोस्तों, 1930, 31, 32 में गोल सम्मेलन, तीनों सम्मेलन लंदन में हुए पहली बार। तीनों सम्मेलन में भाग लिया अम्बेडकर ने। दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने। और आपको याद होगा कि 1932 में इरविन पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी के साथ, जिसमें कहा जाता है कि महात्मा गांधी की इस पैक्ट में बात हुई थी कि भाई भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इनको फांसियाँ जो देने की बात हो रही थी। लोग बोलते महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की। चंद्रशेखर आज़ाद को तो वो तो ख़त्म हुए थे उसमें गोली मार के, लेकिन भगत सिंह को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। इरविन ने हर बात मान ली, लेकिन भगत सिंह की बात नहीं मानी दोस्तों। और कई लोगों को फिर दूसरी शर्तें थीं तो पूरी मानी गई। कई लोगों को जेल से छोड़ने की महात्मा गांधी ने बात की थी, छोड़ा गया, और बहुत कुछ बातें मानी गई, लेकिन ये बात मानी नहीं गई। आप ब्लेम नहीं करना चाहिए अपन को।
अगस्त 1928, अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों किसने, जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट बनाई थी दोस्तों। इसके अध्यक्ष वही थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे दोस्तों। इसमें 2 मुस्लिम सहित 9 सदस्य थे। अब डोमिनियन स्थिति क्या, डोमिनियन स्थिति मतलब औपनिवेश की बात हो रही है, औपनिवेश स्वराज्य की। नेहरू रिपोर्ट में उपनिवेश स्वराज्य तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई थी दोस्तों उस समय के हालात के हिसाब से। अब उपनिवेश डोमिनियन क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन है, आज भी वहाँ की सरकार चाहे तो ब्रिटिश क्राउन गिरा सकती है, इस टाइप से बहुत सारे दोस्त देश थे। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी दोस्तों, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कहाँ की, रावी नदी के तट के किनारे झंडा फहरा के की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब दोस्तों याद रखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन हमने 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता दिवस मनाने की याद के चक्कर में हमने 26 जनवरी तक वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया और गणतंत्र दिवस हम उसी दिन से मनाते हैं। एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। 1934 M.N. राय द्वारा संविधान सभा की विचारधारा रखी गई। M.N. राय कौन, संविधान सभा के सलाहकार M.N. रॉय। दोस्तों इनको कभी कभी कम क्रेडिट देते हैं। जब संविधान बन रहा था तो उसका खाका जो पहला बनता था ना, ये बनाते थे, विचार देते थे, फिर उसके बाद कोई और जाता था, फिर लास्ट में अम्बेडकर साहब के पास जाती थी तो वो अप्रूव करते थे। तो इनको भी अच्छा दर्जा मिलना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर एक अधिनियम, एक संविधान सभा की मांग की थी, जिसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। और दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं और एज इट इज़ ये रख लिया गया था, आज भी वैसे ही है हमारे संविधान में। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसकी है, विंस्टन चर्चिल की है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। 1900 विंस्टन चर्चिल दोस्तों एक ऐसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जिनको इकलौते प्रधानमंत्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका। और ये वीडियो एक वायरल वीडियो होना चाहिए कि भाई बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत की है, रिसर्च किया है, मैंने खुद पावर पॉइंट पे काम किया है। 1938 में INC की ओर से JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने मांग की संविधान बिना किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा बनाया जाएगा। मतलब हम संविधान बनाएंगे और हमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल वो व्यक्ति दोस्तों जो सितंबर 1939 में घोषणा करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक लड़ेंगे। दोस्तों एक पॉइंट और, इसने किसने घोषणा की, विंस्टन चर्चिल ने। इसका सपोर्ट किया सबसे पहले इंडिया में एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट का फिलॉसफी ये थी दोस्तों कि ये एक मौका है, हम उनकी सपोर्ट करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि वो हमें आज़ादी दे, और वो हमें आज़ादी देंगे, हमारे लिए एक मौका है, उनका कहना था। तो महात्मा गांधी ने भी लोगों से आग्रह किया कि भाई आप शामिल होइए, जिसकी वजह से उनको सर्जेंट कहा जाने लगा। दोस्तों बहुत सारी कंडीशन होती हैं, क्रोनोलॉजी होती है अपनी, अपन को नहीं मालूम, लेकिन वो अपन से ज़्यादा विद्वान थे। 1940 अगस्त ऑफर, दोस्तों अगस्त ऑफर आपने पढ़ा होगा और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, लॉलीपॉप देने की कोशिश की अंग्रेजों ने, समझिएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। अगस्त ऑफर ठुकरा दिया गया। दोस्तों क्या होता है, जैसे चुनाव आते हैं तो उसके पहले उनका हर पार्टी का अपना अपना पम्पलेट बन के आती, भाई हम ये चुनाव वादे करते हैं, इसको पूरा करेंगे, उसी टाइप का था ये। अगस्त ऑफर ठुकरा दिया गया। नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेट मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है, मतलब ये मुद्दा पहले ही ख़त्म हो गया है। और उसी टाइम दोस्तों मुस्लिम लीग देश में विभाजन की बात कर रही थी। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि चौधरी रहमत अली पहला व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान शब्द दिया, दोस्तों याद रखिएगा। और एक एक वर्ड याद रखिएगा इसमें जो बोला जा रहा है, हर जगह नेहरू का नाम सुनेंगे आप। 1942 मार्च, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे इसके, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते। दोस्तों लेबर पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया के सपोर्ट में बात की है उस टाइम पे। क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत में चुनाव करने व औपचारिक व औपनिवेशिक दर्जा देने की वादा, दोस्तों वही वादा था कि उपनिवेश दर्जा देंगे और भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक का मतलब दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया था। दोस्तों ये भी याद रखना, ऐसा किसने कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने।
5 जुलाई 1945 तक पहुंच गए दोस्तों हम। 1928 से शुरू हुए थे। एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया है आपको। तो 5 जुलाई 1945 ब्रिटेन में चुनाव हुए। विंस्टन चर्चिल हार गए दोस्तों। क्लाइमेट एटली नया पीएम बने लेबर पार्टी। क्लाइमेट एटली ने मुद्दा बनाया कि भाई बहुत मारकाट हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अब हमें शांति चाहिए और हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे बस। हमें कहीं राज्य नहीं करना, कहीं कब्जा नहीं करना, हमको फ्री होना सब चीज़ों से। तो इस मुद्दे को वहाँ की लोगों ने, जनता ने स्वीकारा। सभी लोग चाहते हैं कि शांति से रहें। दिसंबर जनवरी 1945 से 46 प्रांतीय के लिए चुनाव, मतलब प्रांत के लिए चुनाव और केंद्र के लिए चुनाव, केंद्र विधानसभा के लिए चुनाव की बात कही गई। यह बात चल रही थी दोस्तों। अभी आगे देखिए, राज्यों राज्यों प्रांतों में चुनाव और रियासतों में नामांकित। मतलब दोस्तों, राज्यों प्रांतों में चुनाव की बात थी और जो देसी रियासतें थी हमारी, जो राजा महाराजा थे, प्रिंसेस थे, तो उसमें उनको नामांकन का हक दिया गया। मतलब जो आपको बेटर लगता है अपने एरिया से, आप उसको नामांकित कीजिए, वो वहाँ का बनेगा। तो जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्य कहाँ कहाँ से? प्रांत 1, प्रांत 2, प्रांत 3, प्रांत 4 से चुने गए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 चुन लिए, मतलब 208 सीटें जीती। अखिल भारतीय मुस्लिम संघ 73 जीती। शेष ने 15 जीते दोस्तों। रियासतों के लिए 93 सीटें रियासतें नामांकित, जो कि ऊपर बताया, जो रियासतें जीती 93 सब नामांकित थी दोस्तों। यही स्थिति, कंडीशन देख के अब मुस्लिम लीग को लगने लगा कि यार हमारा वर्चस्व, हमारी पावर तो कम हो रही है, अब हम क्या करें, हमको अपना अलग राज्य चाहिए, अलग मतलब एरिया चाहिए, अलग देश चाहिए। तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात कह दी दोस्तों, कि हम अब डायरेक्ट एक्शन करेंगे, हमको अलग चाहिए पाकिस्तान। उस चक्कर में क्या हुआ, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए दोस्तों। लगभग 4000 लोग मारे गए थे। कितने? 4000। क्या आप, खैर मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता। सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हो गया दोस्तों। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। एक एक पॉइंट हैं दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप क्लर्क का एग्ज़ाम दें, चाहे आईएएस लेवल तक एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, मैं वादा है मेरा आपसे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की मुख्य बातें दोस्तों। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ लें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक सोच पैदा करेगी आप पे। और मैं इसको पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, या पढ़ ही लीजिए। जिसको नहीं देखना है यहाँ से मत देखना वीडियो। भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत परिषद कायम रखी जाए, किंतु इसकी शक्ति को कम किया जाए। समझ रहे हैं आप? भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत परिषद कायम की जाए और इसकी शक्ति को कम किया जाए। भारत परिषद की शक्ति कम कर देंगे तो बचेगा क्या? भारत में संघ व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। ठीक है, देशी ब्रिटिश प्रांतों के और देशी रियासतों के। मीन्स कि लोकतंत्र कहाँ गया? लोकतंत्र बचा ही नहीं। फिर अगर जैसे कांग्रेस ने जीती 208 सीटें, तो लोकतंत्र खत्म हो गया। फिर वही बात आ जाएगी, ब्रिटिश और देशी रियासतें। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाए। अब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी और छोटी छोटी शक्तियाँ, जैसे कि मैंने आगे बताया, सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए, ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर सकें। कम से कम 10 या 15% आबादी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति कायम रखा जाए। ये एक लोकतंत्र पे बहुत ही बड़ा हथौड़ा होता अगर ऐसा होता तो। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए, जिसमें सरकारी अधिकारी बिल्कुल ना रहें। सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमंडल के समस्त सदस्यों के 10वें भाग से अधिक ना हो। समझ रहे? सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमंडल के 10 सदस्यों 10वें भाग मतलब 10% हो। बर्मा को भारत से तथा सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। मतलब यहाँ बर्मा तो ऐसे ही हमारे पास नहीं है, म्यांमार, बर्मा मतलब म्यांमार, और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। यहाँ भी हमको अलग करने की कोशिश कर रहे थे वो। उच्च न्यायालयों को भारत सरकार देश के अधीन कर दिया जाए। उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। ठीक है, ये ठीक था। हर 10 वर्ष बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच की पद्धति समाप्त कर दी जाए और नया संविधान
ऐसा लचीला तैयार किया जाए कि वह स्वयं विकसित हो। अब मतलब 10 वर्ष बाद हम अपनी कंडीशन नहीं देखेंगे, हमने क्या प्रगति की है क्या नहीं की है दोस्तों, तो फिर हम किससे पूछेंगे? कोई जवाबदारी नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी होगा। तो जवाबदारी के बाद ही बहुत कुछ आता है दोस्तों। थैंक्स टू वॉच वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गिव मी एडवाइस टू इम्प्रूवमेंट। मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये बनाया है वीडियो। अभी साउंड का प्रॉब्लम है, हम लैपटॉप और माइक लेने वाला हूँ जैसे ही खुलेगा लॉकडाउन, और आपको इससे बेस्ट क्वालिटी दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर होंगे दोस्तों, और एडवाइस दीजिए कि मैं किस संबंध में वीडियो बनाऊं। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आप सब इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे शेयर और लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।